हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2019 का पेपर, जो आपका 8 जनवरी 2020 को परीक्षा हुई थी। कब हुई थी? 8 जनवरी 2020 को परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत को। संस्कृत के सभी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करा रही हूँ। आपकी जो सीडीपी है और आपकी ईवीएस है, इसको मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है, यानी कि इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करा दिया है। 2011 से लेकर 2022 तक जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था और आपकी निरस्त परीक्षा हुई थी, उसको मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आपको अपनी तैयारी को अभी से करना है। आप सभी को पता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और 40% यहीं से पूछा जाता है जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। तो आपको इनको भी फोकस करके चलना है। आपको सबसे पहले इनको ही करके देखना है आप कहाँ तक हैं और आपको कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे आपका जो मार्क्स हैं अच्छे मार्क्स आ जाएं। 110 से प्लस ही आए, इससे कम होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि संस्कृत के एकोन चत्वारिशत को कहते हैं। संस्कृत में एकोन चत्वारिशत किसे कहते हैं? तो 39 को कहते हैं, 29 को कहते हैं, या 59 को कहते हैं, या 49 को कहते हैं। तो संस्कृत में एकोन चत्वारिशत किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। 39 को हम क्या कहते हैं? एकोन चत्वारिशत कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? एकोन चत्वारिशत का मतलब क्या हो जाता है? चत्वारिशत का मतलब हो जाता है 40। एक कोण की बात करी गई है, यानी कि एक नहीं, यानी कि एक कम की बात की गई है, तो आपका क्या हो जाता है? 39 हो जाता है। तो एकोन चत्वारिशत का मतलब क्या हो जाता है? 39 हो जाता है। और इसको हम 39 को और भी क्या कह सकते हैं? इसे हम नवत्रिशत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे हम नवत्रिशत भी कह सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है। द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप बताना है, तो कौन सा हो जाता है? द्वि में द्वय हो जाता है, द्वम हो जाता है, द्वि हो जाता है, या द्वे हो जाता है। तो आपको इसमें बताना है स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का रूप क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, इसमें द्वे हो जाता है। द्वे हो जाता है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में। अगर आपसे पुल्लिंग की बात करता, प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग की बात करता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। लेकिन आपसे स्त्रीलिंग पूछा है, इसलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि ददती रूप है। ददती रूप है वह किसका है? तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, या लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन है। तो जो ददती है यह कौन सा रूप हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाता है? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? और इसमें धातु की बात करते हैं तो कौन सी धातु होती है? दा धातु होती है। कौन सी धातु होती है? दा धातु होती है। और गढ़ की बात करते हैं तो कौन सा गढ़ होता है इसमें? तो इसमें जिहोत्यादि गढ़ होता है। कौन सा गढ़ होता है? जिहोत्यादि गढ़ होता है। जिहोत्यादि गढ़ इसमें होता है। कौन सी धातु में? दा धातु में। यहाँ तक बात क्लियर? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि गुरूपदेशः शब्द में प्रयुक्त संधि है। गुरूपदेश शब्द में संधि बतानी है आपको, इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है या यण संधि है। तो गुरूपदेश शब्द में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ संधि की बात करते हैं तो इसको पहचानने की एक ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको बड़ा वाला आ दिख जाए या बड़ी वाली ई दिख जाए या बड़ा वाला ऊ दिख जाए, वहाँ पर आपकी क्या हो जाती है? वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे आपका दे रखा है गुरूपदेश, ऊ की बात की गई है, गुरूपदेश, तो यहाँ पे आपका ऊ आ जाता है। कौन सा वाला है? यह बड़ा वाला ऊ है, तो इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाती है? तो दीर्घ संधि इसमें हो जाती है। दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। तो सूत्र कौन सा है? अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। यह आपका दीर्घ संधि का सूत्र हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? क्या हो जाता है? दीर्घ संधि का सूत्र हो जाता है अकह सवर्णे दीर्घ। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको बताना है इसमें उपसर्ग। तो यदा, कुत्र, यत्र, परा, इसमें उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग कौन सा होता है? और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या की बात करते हैं तो संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। आपसे इसमें उपसर्ग पूछा है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। 4 है आपका, क्या हो जाता है? यह उपसर्ग हो जाता है। परा, जैसे बात करते हैं पराजय, यानी कि जय में आपका परा उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया आपका? पराजय। और जैसे बात करते हैं परागत, परागत, तो गत में परा लग गया तो क्या बन गया आपका? परागत बन गया। परा का मतलब होता है पीछे या उल्टा। परा का मतलब क्या हो जाता है? पीछे या फिर उल्टा। यह परा का मतलब हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, इसमें परा है, उपसर्ग है। और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, कई बार पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि मनोरथ में संधि है। मनोरथ में आपको संधि बतानी है कि इसमें कौन सी संधि है? तो अनुनासिक संधि है, परसवर्ण संधि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर विसर्ग संधि है। तो मनोरथ में कौन सी संधि हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, मनोरथ में आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो मनस धन रथ, इसका क्या हो जाता है? संधि विच्छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? मनसा धन रथ, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। और संधि की बात करते हैं तो इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि नेत्रभ्याम आश्रुणी पतंती में नेत्रभ्याम पद में विभक्ति है। नेत्रभ्याम आश्रुणी पतंती में आपको बताना है जो आपका नेत्रभ्याम है इसमें कौन सी विभक्ति है। तो इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है या षष्ठी विभक्ति है। तो नेत्रभ्याम आश्रुणी पतंती में नेत्रभ्याम में कौन सी विभक्ति हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाती है? पंचमी विभक्ति इसमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अशनी शब्द है। अशनी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उपयुक्त सभी है या फिर पुल्लिंग है। जो अशनी शब्द है यह कौन सा शब्द हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है, यह आपका एक स्त्रीलिंग शब्द भी है और यह आपका पुल्लिंग शब्द भी है। तो इसमें आयोग ने क्या माना है? इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को भी माना है। यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है और जो पुल्लिंग शब्द है इसमें आयोग ने इन दोनों को सही माना है। या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है और यह आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है अगर आपने इन दोनों को टिक किया होगा तो। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है कि तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है। तो इसमें आपको वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है?
कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, या कृतवाच्य है। तो तया नृपो अनुगम्यते में आपका कर्मवाच्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि युपदारु पद में समास है। युपदारु पद में कौन सा समास हो जाता है? तो बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, या अव्ययी भाव समास। तो युपदारु पद में कौन सा समास होता है? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है कि युपदारु पद में कौन सा समास होता है? तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है? जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद होता है वह क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। उत्तर पद तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, इसलिए युपदारु है आपका क्या हो जाता है? यह तत्पुरुष समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि गोधूम शब्द का अर्थ बताना है। जो गोधूम शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो चावल है, गेहूं है, गदा है, या फिर गाय का दूध है। जो गोधूम शब्द है इसका अर्थ हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 गेहूं। गेहूं को हम क्या बोलते हैं? संस्कृत में गोधूम बोलते हैं। चावल की बात कर लेते हैं तो चावल को क्या कहते हैं? चावल को हम तंडुलम कहते हैं। और हम गधा को क्या कहते हैं? गधर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? गधर्व कहते हैं संस्कृत में गधा को। और गाय के दूध को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? गोपय। क्या कहते हैं? गोपय। इसके गाय के दूध को हम संस्कृत में कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है गोधूम का गेहूं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है। तो समित्रम, महौषधि, नमस्ते, तल्लय। तो जो विसर्ग संधि है इसका उदाहरण कौन सा हो जाता है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 नमस्ते। नमस्ते है आपका, इसमें क्या हो जाती है? आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो नमः धन ते। क्या करेंगे? नमः धन ते। इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाती है? तो विसर्ग संधि हो जाती है। किसमें? नमस्ते में। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या बतानी है। तो 25 है, 8 है, 30 है, या फिर 5 है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 25 इनकी क्या होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या होती है। और वर्ग की बात करते हैं तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं? तो क वर्ग होता है, क वर्ग होता है आपका, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, और प वर्ग होता है। यानी कि इसमें 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग में आपकी 5-5 वर्ण होते हैं। तो कितनी हो जाती है संख्या? 25 हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इनका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि बालिका इस पद में प्रत्यय है। यानी कि बालिका है इस पद में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो डाप प्रत्यय है, याट प्रत्यय है, या टाप प्रत्यय है, या फिर चाप प्रत्यय है। तो बालिका में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? तो इसमें टाप प्रत्यय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है कि बालिका में टाप प्रत्यय होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है कि पर्यंत में उपसर्ग है। पर्यंत में उपसर्ग बताना है आपको। तो पर है, परा है, पर है, या फिर प्र है। पर्यंत है इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाता है? तो पर इसमें क्या हो जाता है? आपका उपसर्ग हो जाता है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि नदीह शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। जो नदीह शब्द है इसमें वचन बताना है कि कौन सा वचन है। तो बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों हैं, या फिर एक वचन है। जो आपका नदीह शब्द है इसमें वचन कौन सा हो जाता है? तो बहुवचन है, द्विवचन है, एक वचन और बहुवचन दोनों हैं, या फिर एक वचन है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 बहुवचन। नदीह शब्द में क्या होता है? आपका बहुवचन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का आपको उदाहरण बताना है।
तो इसमें उदाहरण क्या हो जाता है, वाच होता है, रामः होता है, फलम होता है या फिर भानु होता है। तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं इसका उदाहरण क्या होता है, तो इसका उदाहरण हो जाता है रामः। क्या हो जाता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में क्या हो जाते हैं, रामा होते हैं। यानी कि जिनको बोलने में लास्ट में क्या आता है, अ आता है, वह आपके क्या हो जाते हैं, अकारांत हो जाते हैं। जिनको बोलने में ई आती है वह आपके ईकारांत हो जाते हैं। इस तरीके से यह अकारांत बनते हैं। अकारांत, ईकारांत, उकारांत इस तरीके से आपके बनते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि प्रजेते में संधि है। प्रजेते में कौन सी संधि हो जाती है, तो आपको बतानी है। वृद्धि संधि है, पूर्व रूप संधि है, पर रूप संधि है या फिर इसमें गुण संधि है। जो आपकी प्रजेते है इसमें कौन सी संधि हो जाती है, तो इसमें पर रूप संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है कि प्रजेते में कौन सी संधि है, इसमें पर रूप संधि है। यहाँ तक बात क्लियर। इसके सूत्र की बात करते हैं। सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है आपका एडी पररूप। क्या हो जाता है, एडी पररूप इसका सूत्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। जो आपका वह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ओष्ठ है, तालु है या दंतोष्ठ है। तो जो वह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका 4 है, दंतोष्ठ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है। घुटने के लिए जो संस्कृत शब्द है कौन सा है, तो जानू है, उरु है, जघन है या फिर हनु है। तो घुटने के लिए जो संस्कृत शब्द हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। घुटने को हम जानू कहते हैं। अगर उरु की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जंघा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम जंघा कहते हैं। और जघन यह क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है, और जघन को भी हम जंघा कहते हैं, लेकिन यह क्या होता है आपका स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और हनु की बात करते हैं तो हनु हम किसे कहते हैं, हम टुंडी को हनु कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 21 एवं 22 के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा तो आपसे पूछा है कि इसको पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं। तो आप किस तरीके से इनका उत्तर देंगे, तो आपको गद्यांश सॉल्व करने का एक बहुत ही सरल अच्छा, जैसे बात करते हैं कि आपको इतना बड़ा दिया रहेगा, आपको यह सब पढ़ना नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका जो टाइम है वह चला जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें लिखा है कि उपरोक्त गद्य के अनुसार समाज में इसकी संख्या कम है। यानी कि समाज में किसकी संख्या कम है इसमें बतानी है आपको। किसके अनुसार, जो आपका गद्यांश दिया रहा है उसके अनुसार बताना है कि शिक्षकों की, निर्भयों की, दुर्जनों की या फिर सज्जनों की। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। गद्यांश पर तो समाजे सर्वत्र दुर्जना पीडयन्ति जनाना यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महादृशः यतो सज्जना प्रतटस्था भवति दुर्जनानां प्रतनां सज्जनां कर्षति तरहि निश्चयेन समाज निर्भयो भवति। तो आपको इसको पढ़कर समझ में आया कि कहाँ पर दे रखा है, क्या बोला है। तो यहाँ पर देखिए कि यद्यपि सज्जनानां संख्या अधिका अस्ति तथापि दुर्जना एवं प्रबला इति महादृशः, यानी कि संख्या कम की बात की गई है। जो सज्जन लोगों होते हैं उनकी संख्या क्या बताई है, इसमें अधिक बताई है। लेकिन दुर्जन लोगों की संख्या कितनी बताई है, प्रबल बताई है, यानी कि संख्या कम बताई है। दुर्जन लोगों की जो संख्या है वह कैसी है, कम है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है, दुर्जनों की। किसकी, दुर्जनों की। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। इसमें बताना है कि जो दुष्ट लोग होते हैं वह समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। क्योंकि सज्जन लोग तटस्थ रहते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है, उनकी पहुंच बहुत होती है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि वे धनी होते हैं, इसलिए दुष्ट लोग समाज में प्रबल दिखते हैं। तो चलिए गद्यांश पर चलते हैं। इसका आंसर इस गद्यांश में ढूंढते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यतो हिम सज्जनानां प्राय तटस्था भवन्ति।
तो इसमें आपको पूछा है कि जो दुष्ट लोग होते हैं यह समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, तो यह क्या होते हैं, यह तटस्थ होते हैं। क्योंकि सज्जन लोग होते हैं वह क्या होते हैं, तटस्थ होते हैं, यानी कि अपने मार्ग पर चलते हैं। और जो दुर्जन लोग होते हैं वह इसलिए प्रबल दिखते हैं, इसलिए प्रबल दिखते हैं क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं वह अपने एक सही मार्ग पर चलते हैं, और दुर्जन लोग होते हैं वह अपने किसी भी मार्ग पर चलकर वह अपने आप को प्रबल दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि क्योंकि सज्जन लोग तटस्थ रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए और इसके संबंधित प्रश्नों की संख्या 23-24 का उत्तर दीजिए कि महान वृक्षो जायत वर्धते च तम चैव भूतानि समश्रयन्ति यदा वृक्षस्यते दहाते च तदाश्रा अनेकिता भवन्ति। तो इसमें आपको बताना है कि इस श्लोक का भाव क्या है। इस श्लोक के बारे में पूछा है कि इसका भाव क्या है। तो वृक्ष पर सारे प्राणी आश्रित होते हैं, वृक्ष को काटना जलाना नहीं चाहिए। प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर भी निराश्रित हो जाते हैं या फिर वृक्ष महान होता है। तो इसमें आपको इस श्लोक का भाव पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 कि प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वह वृक्ष को नष्ट होने पर भी निराश्रित हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि वृक्षस्ते दहाते च तस्य अनेकाय भवन्ति, यानी कि प्राणी हैं जो अपने वृक्ष पर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, लेकिन वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि उपरोक्त श्लोक में भूतानि का तात्पर्य बताना है। तो प्राणी होता है, आश्रय होता है, नाश होता है या फिर वृक्ष होता है। जो भूतानि से तात्पर्य क्या हो जाता है, भूतानि का मतलब होता है आपका प्राणी। क्या होता है, प्राणी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है कि भूतानि का मतलब क्या होता है, प्राणी हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। आश्रय की बात करते हैं तो आश्रय का मतलब क्या हो जाता है, सहारा। क्या हो जाता है, सहारा हो जाता है। और नाश का मतलब क्या हो जाता है, नष्ट। नाश का मतलब क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और वृक्ष का मतलब होता है पेड़ पौधा। क्या हो जाता है, पेड़ पौधा इसका मतलब हो जाता है। भूतानि से तात्पर्य पूछा था तो आपका क्या हो जाता है, प्राणी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है कि भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन बताना है। तो भवसी होता है, भवानी होता है, भवतु होता है या फिर भव होता है। जो भू धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष में एक वचन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 भव। क्या हो जाता है, भू धातु में भव हो जाता है मध्यम पुरुष का एक वचन, किसमें, लोट लकार में। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है। सर्व है, स्थूल है, प्रातः है या फिर पुत्र है। तो सर्वनाम शब्द आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। सर्व आपके क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। सब का मतलब होता है सब। सर्व का मतलब क्या हो जाता है, सब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कुज्जर शब्द का अर्थ है। कुज्जर शब्द का अर्थ क्या है, हाथी है, हिरण है, सुअर है या फिर सर्प है। जो आपकी कुज्जर है इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ हाथी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। इसका अर्थ हाथी हो जाता है। हिरण कहते हैं, मृग को क्या कहते हैं, मृग को हम क्या कहते हैं, हिरण कहते हैं। और सुअर को हम क्या कहते हैं, सूकर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम सूकर कहते हैं, इसको हम सूकर कहते हैं। और सर्प को मतलब हम क्या कहते हैं, सर्प का मतलब है अहि, अहि कहते हैं। और कुज्जर को हम क्या कहते हैं, हाथी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। हिरण को हम मृग कहते हैं, सूगर को हम सूकर कहते हैं, सर्प को हम अहि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप होता है। मातृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप कौन सा होता है, तो मात्या होता है, मात्रा होता है, माता होता है या फिर मात्रेया होता है। तो
तो मात्र शब्द में तृतीया विभक्ति एक वचन में बताना है कि कौन सा रूप होता है, तो इसमें मात्रा रूप होता है। कौन सा होता है? तृतीया विभक्ति एक वचन में मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है कि सुबंधु की रचना है। सुबंधु किसकी रचना है? तो बासबद्धता की है, मेघदूतम की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की है, या फिर स्वप्न वासवादंतम की है। तो इसका सही आंसर हो जाता है बासवादंताम की है। किसकी है? बासवदंता की है, जो सुबंधु रचना है। यहाँ तक बात क्लियर। अब मेघदूत की बात करते हैं, तो यह क्या हो जाता है? कालिदास का हो जाता है, खंड काव्य हो जाता है। कौन? मेघदूतम। अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं, तो यह भी आपका क्या हो जाता है? कालिदास का हो जाता है। कालिदास का हो जाता है। क्या है? यह नाटक है। कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का क्या हो जाता है? नाटक हो जाता है। स्वप्न वासवदंतम की बात करते हैं, तो यह भास का नाटक हो जाता है। क्या हो जाता है? यह भास का नाटक हो जाता है। कौन सा? स्वप्न वासवदंतम। यहाँ तक बात क्लियर। दोबारा से समझ लीजिए एक बार। जो आपकी सुबंधु रचना है, यह किसकी है? तो यह बासवदंता की है। किसकी है? बासवदंता की है। और मेघदूतम है, यह कालिदास का एक क्या है? खंड काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक नाटक है। स्वप्न वासवदंतम यह भास का क्या हो जाता है? भास का नाटक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है कि निम्न में से कौन सा स्वर है? निम्न में से कौन सा स्वर हो जाता है? तो व्र है, लृ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, या फिर ह है। तो आपको बताना है कि इसमें स्वर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, लृ आपका स्वर हो जाता है। लृ है आपका क्या हो जाता है? यह आपका स्वर हो जाता है। और संस्कृत में स्वरों की संख्या की बात करते हैं, तो संस्कृत में 9 स्वर होते हैं, यानी कि जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं? 9 स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। अब 9 स्वरों के बारे में समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें अ आता है, ई आता है, उ आता है, री आती है, आपका लृ आता है, और आपका ए आती है, ओ आता है, और आपका बड़ी वाली ए आती है, और अब आपका बड़ा वाला ओ आता है। यह आपके 9 हो जाते हैं। 4 यहाँ पर हो गए, और यहाँ तक 4, और ये आपका 9वां। ठीक, तो इस तरीके से आपके 9 क्या हो जाते हैं? संस्कृत में स्वर हो जाते हैं। चलिए, यहाँ तक हमारे जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं यह कंप्लीट होते हैं। यह आपका 2019 का पेपर था, जो 8 जनवरी 2020 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हमने संस्कृत को डिस्कस किया है। मैंने सीडीपी और आपकी जो ईवीएस है, इसको मैंने कंप्लीट डिस्कस करा दिया है। तो आप इनको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो एक बार यहाँ पर आप विजिट कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आपका आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपकी कमेंट का आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिंदी को। हिंदी की हम सभी क्लासेस को भी कराएंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।